नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पीसी, केंद्रीय बजट जनता के लिए हितकारी, कहा बजट से रेलवे को मिलेगी मजबूती। ऋषिकेश में शहर के समस्याओं को लेकर मेयर की बैठक, तमाम विभागों के अधिकारी हुए शामिल, समस्याओं पर चर्चा कर समाधान के दिए निर्देश। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन की तैयारी, रामनगर बार एसोसिएशन में हुआ जमकर विरोध प्रदर्शन में तमाम अधिवक्ताओं ने लिया हिस्सा। तिरान कलियर में अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त, पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, युवक के पास 643 ग्राम चरस बरामद। और मसूरी में अनियंत्रित होकर नीचे गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्षी विधायकों ने स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, रोजगार, खनन सहित कई मुद्दों को उठाया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को नियम 310 का विषय उठाया था, जिसे पीठ ने नियम 58 में मांग को स्वीकार किया था। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं विधानसभा भवन देहरादून का, जहां सदन में नियम 58 के अंतर्गत चल रही सदन की कार्यवाही जारी है। आने दो वहां तक जो बना रहे पहले उनको तो गिना लो। चारधाम यात्रा पे है मंत्री जी, आपने कोर्ट में भी अध्यक्ष जी, अगर हमको जमीन मिल जाएगी तो हम वहां पे भी बनाएंगे। जमीन उपलब्ध करवाएंगे माननीय मंत्री जी। तो यहाँ सदन में कराओगे, लिख के तो भेजोगे तभी तो आएगी। आप वो तो भाई तुम्हारे तो इतना काम कर दिया मैंने कि आपको तो 4 ताली इकट्ठे बजा। उस बात के लिए कितनी की है सुन लीजिए आप। 94,52,765 सैंपल की जांच की है और आप किसी को भी पूछ सकते हैं या हम हर पीएससी में करा, ये भी हमने किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है कि हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। माननीय हमारे जो है उनके घर तक जाती है और जब भी प्रसव होना होता है तो उनको हॉस्पिटल लाती है। प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने बड़े मन से तय किया है कि हम एनीमिया का इलाज क्या करेंगे, सबका फ्री करेंगे। ये भी हम कर रहे हैं अपने राज्य में। अध्यक्ष जी, जब उत्तराखंड राज्य बना तो हमारे यहां मेडिकल कॉलेज नहीं थे। आज हमारे राज्य में देहरादून मेडिकल कॉलेज में 150 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे राज्य में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 150 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे राज्य में श्रीनगर में 150 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विपक्ष को जो है ताली बजानी चाहिए कि कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया। आप सरकार में थे, या आपका दायित्व था? कोविड के समय स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ये भी कहना चाहता हूं, हम विपक्ष के लोग थे, हमसे भी जितना बन पड़ा हमने भी कोविड के समय कार्य करने का काम किया। तो इसलिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अगर आप बजा बजा दीजिए एक बारी, हमने बहुत करा। प्रश्न क्या आपका? जी बात और कौन था इसमें? माननीय मंत्री जी ने कही कि हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। व्यवस्था भी तो सरकार को करनी पड़ेगी, या हम किसी और से जाते हैं। और आज माननीय मंत्री जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया, और पलायन आयोग में अगर पलायन हो रहा है तो उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ना तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य। आप अपनी बात पूरी कह चुके हैं। आपके देखिए, अभी आपने कहा कि हमने 5 मेडिकल कॉलेज बना दिए। हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज आपने पीपी मोड पर देने का काम किया। हमने कहा, जब हम बात कह रहे थे, हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खड़ा है, लेकिन वो रेफरेंस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार चेते और समय रहते हुए जो है पर्वतीय क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको मजबूत करने का काम करें। देखिए, आंकड़े ठीक है, मिल गए, मंत्री जी ने कह दिए, हमने भी सुन लिए, और कुछ लोगों ने ताली भी बजा दी। तो ताली बजाने से बात नहीं चलेगी। जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, सरकार को अवगत मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था जब मैं बोल रहा था कि मंत्री जी जो है क्या नाम, बिना कार्यक्रम के जाएं तो अब वास्तविकता ठीक आप बोल चुके।
वो धनराशि कंपनी के खाते में जमा होगी, कंपनी के खाते में जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में अवैध खनन जुर्माने की धनराशि 1386 करोड़ सरकार वसूल नहीं कर पाई। 1386 करोड़ सरकार वसूल नहीं कर पाई। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों ने ही, कितना दुर्भाग्य है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं कि यह सरकारी एजेंसियों का ने ही अवैध खनन कराया है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी एजेंसियां ही संलिप्त हैं, स्पष्ट रूप से कहा गया माननीय अध्यक्ष जी। और खनन विभाग, जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम जैसी संस्थाएं अवैध खनन को रोकने में, विफल रही। माननीय अध्यक्ष जी, यह क्यों किया गया? माननीय, इतना बदलाव कैसे आया? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने दूसरे हाथों को काम सौंप दिया। सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की नीयत क्या थी? ये सवाल तो खड़े होंगे, ये प्रश्न तो माननीय अध्यक्ष जी बनते हैं। जनता सवाल कर रही है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पट्टी बंधी हुई है माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आंखों से कुछ नहीं दिखाई, पट्टी बंधी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। सरकार ईमानदार होती तो उन्हें क्या करना चाहिए था? सरकार ने क्या करना चाहिए था? कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया माननीय अध्यक्ष जी। समाप्त हो जाता है। पंजीकरण का मतलब क्या है? फिर क्यों करते हैं पंजीकरण? उसका यदि पृथक यदि पंजीकरण, तो विषय अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। ये ठीक कह रहे थे, भ्रष्टाचार सिस्टम की समिति, उसमें जो उसके अध्यक्ष हैं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सदस्य निदेशक वित्त हैं, सदस्य प्रिक्योरमेंट विशेषज्ञ हैं, सदस्य सचिव वायु क्रीड़ा विशेषज्ञ हैं। अब ये सारी चीजें बहुत पारदर्शी तरीके से हुई, वो मैंने आपके सामने रखा। माननीय अध्यक्ष जी, करोड़ इतना कर दिया, वो कर दिया, उस जमीन को समतलीकरण करने का काम, और वो आज भी संपत्ति हमारी है, तो हमारी क्या जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम उसको पहले अपनी जमीन को ही ठीक कर लें? और यदि हम उसके जमीन को समतलीकरण करने के लिए, यदि हम उसका डेवलपमेंट करने के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर उसमें तभी हमें उसके आधार पे हमें काम करना होगा। और जो ये इस भूमि पे एसेट्स एडीबी की सहायता से किया गया था, मैंने जैसे कहा, वो आज भी स्वामित्व हमारा ही है, अभी भी, और स्वामित्व किसी और का नहीं है। नहीं, 23 करोड़ करेंगे अपनी जमीन पे, अपने संपत्ति पे कर ही सकते हैं ना। बनाया गया, आप देख के तो आइए जरा। 18 लाख ही मिल रहा था नुकसान। कुछ लोगों से वाहन पैसा वसूल करने की बात की, उसमें माननीय अध्यक्ष जी, जॉर्ज एवरेस्ट में संचालित की जा रही गतिविधियां और उनसे लिए जा रहे शुल्क का विवरण, बैरियर पर लिए जाना वाला पार्किंग का शुल्क, 4 घंटे के लिए दुपहिया वाहन के लिए 100 रुपया, 4 पहिया वाहन के लिए 200 रुपया, 4 पहिया वाहन म्यूजियम पर जाने के लिए उसमें 1000 रुपये, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के लिए प्रवेश शुल्क 6 वर्ष तक आयु के लिए निःशुल्क है, 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए 100 रुपये है, 12 से अधिक आयु के लिए 200 रुपये है, 6 से 12 वर्ष के। और इस प्रकार से हम लोग जो भी निर्धारित जो शुल्क है,
और उसके आधार पर ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट को आम जनता के लिए हितकारी बताया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से इसे जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे उत्तराखंड को अनेकों लाभ मिलेंगे, साथ ही रेलवे को और मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है और यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों में समानता का भाव उत्पन्न होगा। हमारे को रेलवे में हमारे कई स्टेशन जो अमृत स्टेशन बनेंगे उसके लिए प्रावधान किया गया है। रेल लाइन के लिए प्रावधान किया गया है। जो यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उन पे तमाम तरह के बजट में ये इस बार के बजट में उसका प्रावधान किया गया। समझता हूं कि जो 2025-26 का बजट है, आप इस पे अर्थशास्त्रियों के विचार सुन लीजिए। इस पे जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, विशेषकर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, बहुत ही सकारात्मक ये बजट है। और इसमें चाहे मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, सबको इसमें लाभ पहुंचाने वाला ये बजट साबित होगा। जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी अभी तक जो 7 लाख रुपया तनख्वाह लेते थे सालाना, वो इनकम टैक्स के दायरे में थे। अब 12 लाख से लगभग पौने 13 लाख तक के जो वेतनभोगी हैं, आज उनको इस पर 0 कर दिया गया है। उनसे किसी तरह का भी इनकम टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। इवन जो थोड़ा और अधिक भी लेते हैं, लगभग हर किसी को लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 1,10,000। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान ने शहर की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज मेयर शंभू पासवान ने नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम स्मृता परमार सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा की और समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में मुख्य रूप से मेयर शंभू पासवान ने शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर फोकस किया है। सफाई इंस्पेक्टर को सफाई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शहर की सड़कों के सुधारीकरण का प्रस्ताव तैयार कर बजट बनाने के लिए कहा है। चारधाम यात्रा के दौरान शहर की विद्युत आपूर्ति किसी भी रूप से बाधित न हो, इसके लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस को दिन रात गश्त करने के साथ बाहरी लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। मेयर शंभू पासवान ने बताया कि शहर की सड़कों पर जो पुलिस के कैमरे लगे हैं और जिस विभाग ने कैमरे दिए हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए संबंधित विभाग को एएनसी करने के लिए पत्राचार करने की जिम्मेदारी नगर आयुक्त को दी गई है। को बुलाया गया था, उसमें मुख्य रूप से जो नगर की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात है, उसमें आपका इंक्रोचमेंट है और आपका पानी की सप्लाई है, सीवर की है, सफाई है और जैसे नशा है, अन्य पुलिस के वर्क हैं और तहसील से रिलेटेड काम है, कभी कोई कैंप वैम्प लगाना है तो उससे संबंधित इशू हैं, उन पर बात हुई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे तो सड़कों के संबंध में भी चर्चा हुई है। तो आगे आने वाले दिनों में सभी को निर्देशित किया गया है कि क्या क्या काम करना है, फिर उसके बाद हम लोग फिर बैठते रहेंगे। या पानी से लेके और आप रोड पे चलेंगे जाम का समस्या, इस तरीका के बहुत सारे चीज है जो ठीक करने की जरूरत है। उस पे हम लोगों ने चर्चा किया, सबको बताया गया। हमारे यहाँ से एसडीएम मैडम भी आई थी, तो सबसे यही चर्चा हुआ। कोतवाल साहब आए थे तो तमाम बातों पे चर्चा हुआ। हमारे ख्याल से 8-10 विभाग के लोग आए थे, तो सब सीनियर लोग आए थे, उनके साथ यही सब बात हुआ कि ऋषिकेश को कैसे अच्छे तरीका से साफ सुथरा रखना है, सब चीज पे ध्यान रखना है, किसी प्रकार का सूखा नशा ना बिके, किसी बाहर के आए हुए यात्री को असुविधा ना हो। तो इस तरीका के बहुत सारे बातों पे हम लोगों ने चर्चा।
केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसका रामनगर बार एसोसिएशन ने जमकर विरोध किया। इस दौरान तहसीलदार कुलदीप पांडे को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सभी अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज करते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल सरकार ने इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रामनगर समेत पूरे उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में सांकेतिक प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया है, जिससे कामकाज ठप रहा। प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संशोधन वकीलों के हितों पर सीधे प्रहार करने वाला संशोधन साबित होगा। कलियर थाना पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर से पुलिस ने 143 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। थाना प्रभारी दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए अवैध स्मैक, अवैध शराब, चरस, गांजा आदि नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस द्वारा टीम गठित कर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने शिवदासपुर गांव में शिव मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी ली। युवक से 143 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विपिन कुमार निवासी ग्राम तेलीवाला बताया है। आरोपी लंबे समय से अवैध चरस की तस्करी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर तस्कर को जेल भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर झड़ीपानी से चुनाखाला मार्ग पर स्थान भवन से देहरादून जा रहे 42 वर्षीय नीरज की कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि एक वाहन चुनाखाल झड़ीपानी मसूरी देहरादून पर नीचे गिर गया है। इस सूचना पर मसूरी पुलिस बल सहित में आपदा उपकरण सहित तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर जाकर पाया कि एक अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई वाहन को वाहन स्वामी स्वयं ही चला रहा था, जिसके आधार कार्ड से नाम की पुष्टि हुई है। वाहन के एक ही व्यक्ति चालक सवार था, जिसे 108 के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी भेज दिया गया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसकी सूचना मृत के परिजनों को भेज दी गई है। शव का पंचनामा कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर अवैध निर्माण पर एमडीडीए लगातार कार्रवाई में जुट चुका है। ऋषिकेश आवास विकास कॉलोनी में अवैध निर्माण पर एमडीडीए सचिव बर्निया की चली कुल्हाड़ी। सहायक अभियंता शशांक ने आवास विकास में 2 अवैध निर्माणों को किया सील। सचिव मोहन सिंह बर्निया के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। आवास विकास में राम अग्रवाल और नरेश गुप्ता के बन रहे अवैध निर्माणों को किया सील। सहायक अभियंता शशांक के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी, मनीष डिमरी ने पुलिस की उपस्थिति में अवैध निर्माणों पर की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर सीलिंग न होने के दबाव के बीच सचिव बर्निया की ललकार, किसी भी दबाव में नहीं रुकेगी अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई। एमडीडीए के हित में ही करूंगा कार्य, साफ कहना है बर्निया का। सचिव बर्निया के सहायक अभियंता शशांक को कड़े निर्देश, किसी भी दबाव में अवैध निर्माणों पर न रोके कार्रवाई। बर्निया के कड़े निर्देश पर सहायक अभियंता शशांक अवैध निर्माणों पर कर रहे हैं कड़ा प्रहार। आगे भी आवास विकास सहित ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई रहेगी जारी। जिन अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद चल रहा है निर्माण, वहां पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एमडीडीए का चलेगा पीला पंजा। एमडीए से बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। एमडीडीए के नियमों का सख्ती से होगा पालन। एमडीडीए का राजस्व बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बार फिर से एमडीडीए की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसको लेकर अब यहां पर एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिल्कुल सही कहे संदीप, तो बहुत बड़ी कार्रवाई है यहाँ पर आज आवास विकास जो कॉलोनी है ऋषिकेश की पॉश कॉलोनी है, यहाँ पर आज देखने को मिली है। और हम देख रहे थे किस तरह से
बड़े बड़े निर्माण यहाँ बिना एमडीडीए के मानचित्र स्वीकृत के बनाए जा रहे थे। मतलब खुल्ला एक तरह से उल्लंघन है और लगातार ये चीजें चलती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार उपभोक्ताओं से कहते हैं कि जब तक आप एमडीडीए का नक्शा ना देखे उस बिल्डर ने पास कराया, तब तक आप वहां पर कोई फ्लैट या कोई चीज व्यवसायिक चीज ना खरीदे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और वही स्थिति हम देख रहे हैं कि आवास विकास कॉलोनी है, बड़े बड़े वहां पर बिल्डिंगें बना दी गई है, फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन एमडीडीए से नक्शा पास नहीं है। बिना एमडीडीए के बड़े बड़े फ्लैट बनाए जा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये फ्लैट करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं, जिसकी जब मोहन सिंह बर्निया जो सचिव हैं एमडीडीए के, उनके पास अब आवास विकास का चार्ज आया अवैध निर्माणों को लेकर। जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला है तैसे ही हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। अभी पिछले दिनों भी कई निर्माण वहां पर सील हुए थे जो अवैध निर्माण थे, और आज फिर 2 बड़े अवैध निर्माण शुरू हुए हैं। और बल्कि कितना दबाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन दबावों पर एमडीडीए जो सचिव है मोहन सिंह बर्निया, उन पर कोई असर नहीं होता। उनका सब संकेत है कि जो एमडीडीए के हित में होगा, जो एमडीडीए के नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इसमें किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और वही हम स्थिति देख रहे थे। आज जो 2 सीलिंग दी है, उनका स्पष्ट आदेश उन्होंने सहायक अभियंता को दिए, किसी भी हालत में ये सीलिंग होनी चाहिए और आगे भी सीलिंग दी रहेगी। और आज उनके नेतृत्व में जेईओ ने वहां पर जाके पुलिस की मौजूदगी में बड़े बड़े निर्माण सील कर दिए। और हम लगातार लोगों को कहते हैं, उपभोक्ताओं को, कि आप जो भी नक्शा, जो भी आप घर खरीदते, क्योंकि घर एक बार खरीदा जाता है, बार बार नहीं खरीदा। आप ये जरूर देखें कि वहां का मानचित्र एमडीडीए से पास है नहीं। बिल्डर का मानचित्र नहीं देखना, आपने एमडीडीए से, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, वहां से ये प्रोजेक्ट पास है या नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश में अधिकतर अवैध निर्माण लगातार जारी रहते हैं और बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यही आज मुहिम लगातार बनिए की तरफ से जारी है। और वहां के अभियंता जो शशांक है, उन्होंने जाके आज 2 बड़े निर्माणों को सील कर दिया गया है। और एक सबसे बड़ी बात और है कि एमडीडीए अब एक बड़ी और कार्रवाई करता है कि जो निर्माण सील हो जाते हैं, उनकी रजिस्ट्री कार्यालय में पत्र भी दिया जाता है कि यह निर्माण सील है, अब इन फ्लैटों को, इन चीजों कोई ना खरीदे। तो ये चीजें भी कहती है रजिस्ट्री की रोक लगाई जाती है। और यही चीज हम देख रहे हैं कि आज भी बड़े निर्माण सील हुए हैं और इनके भी पत्र लगता है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे कि इनकी रजिस्ट्री ना हो, कि जब तक ये एमडीडीए से पास ना हो जाए। लेकिन कमल, इन सब के बीच हम ये भी देखते हैं कि लगातार एमडीडीए की तरफ से कार्रवाई तो होती है, पर ये जो अवैध निर्माण करता है, आखिर इनके मंसूबे इतने क्यों बुलंद हैं कि ये लोग बिल्कुल, इनके दिलों में डर नहीं है? क्या जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं वो कुछ संरक्षण दे देते हैं, या फिर इन लोगों को लगता है कि ठीक है, जब कार्रवाई होगी तो पैसे का धनबल दिखाकर जो है ये आराम से छूट जाएंगे? बिल्कुल सही है संदीप। इसमें हम चीज देखते हैं, कहीं ना तो विभाग के लोग, अधिकारी कई बार शामिल होते हैं, कहीं बार बड़े बड़े आका जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हैं, वो भी लोग हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपनी पनाह देते हैं। तो वो भी बड़ी बात है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन सरकार और सत्ता के में जो लोग बैठे हैं उनका भी है कि डिपार्टमेंटों को नियमों का पालन होना चाहिए। तो दोनों जगह से चीजें आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब से सचिव जो मोहन सिंह बर्निया है, जो एमडीडीए के सचिव हैं, बड़े धाकड़ तरीके से, बड़ी अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं। और वही हम नतीजा देख रहे हैं कि आज इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर निर्माण हो रहे थे, आज उनको सील कर दिया गया। तो जब जैसे ये सीलिंग की चिट्ठियां जाती हैं तो फोन कराने शुरू हो जाते हैं आकाओं के, बड़े बड़े लोगों के, किसी प्रकार की ये सीलिंग रोकी जाए। लेकिन मोहन सिंह बर्निया जो है वो टस से मस नहीं होते। उन्होंने कहा कि नहीं, एमडीडीए के नियम का पालन किया जाएगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमल, इन सब के बीच में आपने चर्चा में एक बहुत सही बात ये कही है कि इन सबका खामियाजा जो है उन लोगों को उठाना पड़ता है जो इनसे इन बिल्डिंगों को या मकानों को रहने के लिए, अपने व्यवसाय के लिए खरीदते हैं। तो उन लोगों को नक्शा देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो ऐसे डीलरों के पास जाते हैं, नक्शे की बात करते हैं, तो ये डीलर कहीं ना कहीं उन लोगों को बातों में घुमा देते हैं। तो ये नक्शा कहां जाकर देखें और कहां इनकी जाकर संतुष्टि करें कि ये जो निर्माण है वो पूरी तरह से वैध है? संदीप, सबसे बड़ा तो ये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उनके ऑफिस हैं जहां अगर अपने फ्लैट खरीदने के, फ्लैट एक बार ही खरीद सकते। ये तो नहीं है 100-200 का, लाखों करोड़ों रुपए फ्लैट खरीदा जाता है। आप जब फ्लैट खरीदे तो पहले एमडीडीए में जाके पता करें कि वहां का नक्शा पास है नहीं है। अगर आपको बहुत मजबूरी है, बिना नक्शे के आपने खरीदना है,
तो हमारे हिसाब से जितना बिल्डर मांगता है उसका 50% कम करके वो फ्लैट खरीदना चाहिए, ताकि उसको पता चले अगर वो 1 करोड़ मांग रहा है तो 50 लाख तो होना चाहिए, 50 लाख मांग रहा है 25 लाख का फ्लैट लेना चाहिए। नहीं तो एमडीडी में आप जाएं, वहां पता चले कि हम प्रोजेक्ट खरीदना चाह रहे हैं, इसका नक्शा पास है नहीं, वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप बिना जानकारी खरीदे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना पड़ेगा। इसलिए हम उपभोक्ताओं को लगातार ये चीज बताते रहते हैं कि आप चौकस होकर खरीदिए, कहीं आपका ये ना हो कि आप किसी जंजाल में फंसने जा रहे हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि फ्लैट अपना घर एक बार खरीदा था, बार बार नहीं कहता, इसलिए सब जानकारी करके खरीदें। और अगर बिल्डर के नक्शे पर खरीद रहे तो जितना वो अमाउंट बोलता है कम से कम उसको 50% लेस में जरूर खरीदना चाहिए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।